आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, मैं मेनका वुमेन्स नाउ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, संस्कृत का एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। परंतु हम आज के समाज की, आज के हालात की बात करें तो वो कुछ बदला हुआ दिखाई देता है। हर जगह नारी का शोषण किया जाता है। समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर पर, सोशल मीडिया पर हमें हिंसा की बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं और सुनाई देती हैं। यही विषय है आज हमारी बातचीत का। हमारे बीच हैं डॉक्टर संगीता प्रकाश जी, जो कि फैमिली कोर्ट में चीफ काउंसलर के पद पर आसीन हैं। संगीता जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत। नमस्कार। संगीता जी, आप फैमिली कोर्ट में काउंसलर के पद पर आसीन हैं। आपको महिलाओं से संबंधित रोज़ ही बहुत से केस का सामना करना पड़ता होगा, तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, एक आम महिला जो है वो ये जानना चाहती है कि घरेलू हिंसा है क्या? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया मेनका जी आपने। घरेलू हिंसा हर वो महिला जिसे शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से अपने घर में प्रताड़ना मिल रही है जी, चाहे वो पति द्वारा हो, ससुर द्वारा हो या घर में पिता या भाई के द्वारा भी हो। अमूमन ये मान के चलते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत वही रिलीफ मिल सकती है जहां महिला अपने पति द्वारा या अपने ससुराल में प्रताड़ित होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सी बेटियां हैं जो अपने पिता से प्रताड़ित होती हैं, अपनी सौतेली माँ से प्रताड़ित होती हैं अथवा अपने रिश्तेदार से प्रताड़ित होती हैं। तो किन्हीं भी कारण से अगर वो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से किसी रिश्तेदार के द्वारा या अपने पेरेंट्स के द्वारा या ससुराल में प्रताड़ित हो रही हैं और वो उस प्रताड़ना का उद्देश्य शारीरिक क्षति हो सकता है, मानसिक क्षति हो सकता है या स्वास्थ्य को लेकर के हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर इस तरह की कोई कृत्य होती है तो वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत माना जाएगा। संगीता जी, आपके पास तो बहुत से केस इस तरह के आते होंगे जो महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है, तो उसके ऊपर घरेलू हिंसा का क्या प्रभाव पड़ता है? जी, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है मेनका जी। और आपको जान के आश्चर्य होगा या आप खुद भी महसूस करती होंगी कि जितना शारीरिक कष्ट पीड़ा नहीं देती है उतना तो मानसिक या एक संवैगिक रूप में अगर पीड़ा कोई दे रहा है तो अंदर ही अंदर उस औरत को खाया जा रहा है। क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि औरतें हैं, पूरा मेंटेन हैं, सब कुछ वर्क कर रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ तो है जो उनको खाया जा रहा है। जी, अंदर से खोखला कर देता है। जी। और ये जो संवैगिक पीड़ा है वो तरह तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स को जन्म देती है जी। और इस तरह के घरेलू हिंसा में एक चीज़ मैंने जो महसूस किया है और बहुत बुरे ढंग से महसूस किया है कि बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्योंकि माता पिता की लड़ाई में बच्चे कहीं ना कहीं वो डिप्राइवेशन के शिकार होते हैं और डिप्राइवेशन के कारण अनेक मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं। जैसे डिप्रेशन जहाँ आया वहाँ डिप्रेशन भी जन्म लेगा। तो कहीं ना कहीं जो सांवेगिक पक्ष होता है या मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है वो बहुत ही कष्टकारी होता है। तो शरीर का कहते भी है ना कि शरीर का घाव तो भर जाता है लेकिन मन का नहीं भरता। अच्छा संगीता जी, ये बताइए कि शरीर का घाव तो दिखाई भी दे जाता है जी। पर जैसे कि कभी कभी ऐसा भी सुनने पे आता है कि आजकल फोन पर भी हस्बैंड है या कोई ऐसा बड़ा आदमी जो जिम्मेदार है जो उसको प्रताड़ित कर रहा है, फ़ोन पर कहीं बात भी उसको जैसे दिल में चुभ जाती है, महिला अंदर से टूट जाती है, तो क्या उस तरह ये भी क्या हिंसा की कैटेगरी में आता है? बिल्कुल है।
ये सांवेगिक हिंसा हो गई। आपने सुना फोन पे तलाक तलाक कर दिया, तो क्या हुआ, उस औरत का तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया। ये अलग बात है कि अब नया कानून बन गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनल्स पे, आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे देख रहे हैं लगातार कि इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि बिना कुछ बताए मायके पहुंचा दिया, और अपने घर से पति हो या कोई रिश्तेदार हो या ससुर हो, वो उसे मेंटल टॉर्चर उस व्यतीत महिला को कर रहा है। तो ये सांवेगिक पक्ष है, ये मतलब उस महिला को बहुत अंदर तक चोट पहुंचाती है, और ये भी घरेलू हिंसा के। ये सामूहिक हिंसा है। तो क्या घरेलू हिंसा में बहुत ढेर सारी कैटेगरियां हैं, वो कौन कौन सी कैटेगरी होती है? जी हाँ, बिल्कुल। एक तो सबसे पहले आता फिजिकल, जो हम और आप देख लेते हैं और हम आप मदद के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन दूसरा है मेंटल, मानसिक रूप से। अब हम ये सोचते हैं कि मानसिक प्रताड़ना क्या होती है। अरे ऐसा हो सकता है कि कभी कोई खाना बना के महिला लाई और पति ने ये कह करके खाना फेंक दिया कि इसमें नमक बहुत ज़्यादा है, ये खाना टेस्टी नहीं है, चाय में चीनी कम है या ज़्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं आत्मसम्मान को चोट पहुंचा और ये मानसिक प्रताड़ना के अंतर्गत आया। इसी तरह से आर्थिक प्रताड़ना भी है। बहुत सी महिलाएं, हम ये नारा देते हैं कि महिलाएं स्वावलंबी बन जाएंगी, आर्थिक पक्ष उनका मजबूत होगा तो वो हिंसा की शिकार नहीं होंगी। लेकिन मेरे पास ऐसे तमाम महिलाएं आई जो अपने आर्थिक रूप से सक्षम तो हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल कहीं ना कहीं उनके ससुराल वालों या उनके पति के हाथ में है। वो कितना खर्च करेंगी, कब खर्च करेंगी, ये वो तय करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक प्रताड़ना के अंतर्गत। कहने को तो लेडी जो है वो वर्किंग है, लेकिन उसकी सैलरी पर कंट्रोल उसके घर वालों का रहता है। तो ये कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से वो प्रताड़ित कर रहे हैं। इसी तरह इमोशनल है कि घर वालों से मिलने नहीं दिया गया। अभी हाल ही के पेपर में हमने पढ़ा, आप सब पढ़ते होंगे, कि लड़की को उसके पिता से मिलने नहीं दिया गया। तो वो जो इमोशंस थे घर वालों के प्रति, तो वो अंदर अंदर कहीं रह गए और परिवार टूटने ना पाए, इसलिए उस महिला ने उस चीज़ को अपने अंदर कहीं ना कहीं दबा दिया। तो वो आगे चल करके जो सांवेगिक चीज़ें हैं वो मानसिक विकृति का भी रूप ले लेती है। तो घर वालों को ये वजह मिल जाती है कि अमुक महिला का या तो आचरण ठीक नहीं है अथवा ये मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इससे हमको संबंध विकसित करना है। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए भारत सरकार ने घरेलू हिंसा अधिनियम पारित किया। 2005 का ये कानून है, लेकिन 26 अक्टूबर 2006 से ये पूरे भारत में लागू हुआ। और इसके अंतर्गत कोई भी महिला या वो महिला नहीं जा सकती है तो अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से संरक्षण अधिकारी, प्रत्येक जिले में जिला प्रोबेशन अधिकारी अथवा संरक्षण अधिकारी होते हैं, उनके यहाँ एक प्रार्थना पत्र दे सकती है। उस प्रार्थना पत्र पे वो जो भी उसकी रिलीफ होगी उसके अकॉर्डिंग संरक्षण अधिकारी कार्रवाई करेंगे। और इस कार्रवाई के अंतर्गत ये भी हो सकता है कि अगर वो महिला उसी घर में यानी अपने पैतृक या साझेदारी घर में रहना चाहे तो उसके रहने की व्यवस्था भी धारा 12 के अंतर्गत की जा सकती है। और संबंधित थाने को ये निर्देशित किया जा सकता है कि वो उसको पुलिस अभिरक्षा मिलती रहे ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे। एक अगला सवाल संगीता जी, मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि अगर कोई महिला जैसे घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है तो जाहिर सी बात है बहुत ऐसी कम महिलाएं होती हैं जो उसका विरोध करती हैं और कदम बढ़ा के आगे आती हैं। बिल्कुल। अगर कोई महिला शिकार हो रही है तो वो अपनी दोस्त के ज़रिए या किसी के ज़रिए कहाँ पर जाए कि जहाँ उसको सही उसकी बातें नोट की जाए, दर्ज की जाए और उसकी मदद मिल सके उसको? मैंने जैसा अभी आपको बताया मेनका जी कि महिला संरक्षण अधिकारी हर जिले में हैं, प्रोबेशन अधिकारी हर जिले में हैं, तो उनके यहाँ वो अगर स्वयं नहीं जा सकती तो प्रार्थना पत्र किसी के माध्यम से भिजवा सकती है। और जहाँ पे संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति है वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर भी अवेलेबल हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर का ये वर्क है कि अगर उनको पता चलता है कि कहीं कोई महिला पीड़ित है तो वो स्वयं जांच करके इसका संज्ञान ले सकते हैं और महिला के कहने पर उसके इच्छानुसार प्रार्थना पत्र मजिस्ट्रेट के समक्ष अथवा प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष रख सकते हैं। संगीता जी, अब ये देखिए अभी तो लॉकडाउन चल रहा था कुछ समय पहले,
तो लॉकडाउन के दौरान देखिए हमारे समाज ने, हमारे देश ने, या यूँ कहें कि पूरे विश्व ने बहुत तरह की समस्याओं का सामना किया है, बहुत सी मुसीबतें झेली हैं। तो इसमें ये है कि बहुत से लोगों के रोज़गार भी गए हैं, बहुत से लोग घर से बैठ कर के नौकरी किए हैं। तो इसमें ये है कि अगर कोई आदमी अपना ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ गुजार रहा है, तो क्या इसमें हस्बैंड वाइफ या परिवार के सदस्यों के बीच आपस में मतभेद बढ़ा है या दूरियां कम हुई हैं? जी हाँ, इसमें क्या आंकड़े क्या बताते हैं? जी मेनका जी, ये बहुत विभत्स रूप में सामने आया जी। कि लॉकडाउन पीरियड के दौरान बहुत से मुकदमे दाखिल हुए और राष्ट्रीय महिला आयोग की माने जी। तो बाकी सालों की अपेक्षा इस 1 साल 1.5 साल में सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आए हैं, जो वाकई में चौंकाने वाले हैं। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हस्बैंड नौकरी कर रहे हैं, वो दूर हैं परिवार से, परिवार के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। जी हाँ, आंकड़े कुछ और ही आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। आए दिन मारपीट के केसेस, आए दिन घरेलू हिंसा की बातें हुई और बहुत से प्रार्थना पत्र महिला आयोग में डायरेक्ट पहुँचे, थानों में पहुँचे और अड़ोसी पड़ोसी आपस में मतलब सुलह कराने पहुँचे, ऐसी स्थिति आ गई। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली स्थिति है कि टाइम स्पेंड करने और इमोशनल पक्ष कहीं ना कहीं विभत्स रूप में आया और वो घरेलू हिंसा को जन्म दिया। जी। तो लॉकडाउन पीरियड में बहुत से मामले बढ़े हैं। अच्छा, ये बताइए, इस घरेलू 15 साल लगभग हो गया इस कानून को लागू हुए, आप कहाँ तक समझती हैं कि ये कानून क्या सफल रहा? कुछ महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा में कुछ कमी आई या आज भी इसमें थोड़े बदलाव की ज़रूरत है और लोगों को इसके आगे आना पड़ेगा? जी जी, एग्जैक्टली। क्योंकि कानून तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रिलीफ में बहुत सारे रिलीफ महिलाओं को मिलते हैं जी। लेकिन समस्या ये है कि कितनी महिलाएं पहुंचती हैं। आज भी वही एक ज्वलंत मुद्दा है कि महिलाएं पारिवारिक मामला समझकर अगर वो किसी रिलेटिव्स को अपने बताती हैं या माँ बाप को बताती हैं तो काफ़ी दिनों तक तो ये उन्हें कहा जाता है कि पति पत्नी के बीच में या घरेलू मामलों में हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ये तुम्हारा आपस का मामला है, सुलह समझौता कर लो। और महिलाएं 1 बार 2 बार 3 बार सुलह करती रहती हैं, है ना। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हर बेटी को, और बेटी नहीं, मैं तो समझती हूँ हर बेटे को समझाया जाए कि घरेलू हिंसा क्या होता है और उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। जब नींव से ही उनकी मजबूत होगी, बच्चे जानेंगे, खास तौर पे लड़के जानेंगे कि ये मोरल है, ये नैतिकता के विरुद्ध है, तो वो अपने घरों में ऐसा परिवेश पाएंगे। तो जाहिर सी बात है जब वो वैवाहिक जीवन में जाएंगे तो पत्नी के महत्व को समझेंगे, स्त्री के महत्व को समझेंगे और अपने आप धीरे धीरे ये मामले खत्म होंगे। तो सिर्फ कानून ही नहीं मेनका जी, जी हमारा भी ये दायित्व है। कोई चीज़ की शुरुआत घर से होनी चाहिए, अगल बगल से होनी चाहिए। हमारे अगल बगल में कुछ घरेलू हिंसा के मामले होते हैं तो हम ये सोच के टाल देते हैं उनका पर्सनल मामला है। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बस अगर देख रहे हैं आपके अगल बगल से इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई महिला की को इस तरह से पीट रहा है या मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, बस आपको जाके उनका दरवाज़ा खटखटाना है। ये जो ब्रेक आ जाएगा ना तो बहुत से मामले अपने आप शांत हो जाते हैं और उन्हें अवेयर करने की ज़रूरत है। महिला अगर अंदर अंदर चाहती तो है रिलीफ पाना, लेकिन एक अगर स्तंभ चाहती है कि हम किसी के माध्यम से हैं तो आप माध्यम बनिए, हम माध्यम बने। उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि कानून उनके साथ है, समाज उनके साथ है और जो भी अन्याय है वो बर्दाश्त ना करें, उसके विरुद्ध अपना मुखर स्वभाव उपलब्ध करावें लोगों को, ताकि हम उनको रिलीफ दिला सकें। इस चुप्पी, इस खामोशी को तोड़ना होगा। अच्छा, ये बताइए कि कोई महिला घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है तो वो अपनी शिकायत कहाँ कहाँ पे दर्ज करा सकती है? जैसे शहर की महिलाएं कहाँ जा सकती हैं और ग्रामीण स्तर की अगर महिलाएं हैं तो वो कहाँ पे जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं? जी जी, अभी महिला संरक्षण गृह की बात हो रही, महिला संरक्षण अधिकारी की बात हो रही है। आप गांव की बात की तो देखिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय में स्थापित है और उसकी कई ब्रांचेज विभिन्न गांवों में
तहसील स्तर पर जी। तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण का स्थापना किया गया है ना। तो वहाँ पे महिलाएं तहसील स्तर पे अपना प्रार्थना पत्र दे सकती हैं। वो बिल्कुल निःशुल्क होता है और सिर्फ वहाँ जाके बताना होगा, एक सादे कागज़ पे उनको प्रार्थना पत्र देना होगा कि उनको क्या परेशानी है और वो क्या रिलीफ चाहती हैं। ये तो तहसील स्तर की बात हो गई। जिले स्तर पे थाने पे भी वो जा सकती हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सहारा ले सकती हैं जी। और संरक्षण अधिकारी का सहारा ले सकती हैं। अगर कहीं नहीं सुनवाई हो रही है तो वो जनपद न्यायाधीश के माध्यम से अपने इस मामले को संज्ञान में डालते हुए कार्रवाई कराने की अपील कर सकती हैं, अथवा अपने जिले के संबंधित अधिकारी जो हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उनका सहयोग ले सकती हैं। जी संगीता जी, ये तो हम कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे समाज में जो लोग हैं जिनके साथ हिंसा हो रही है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? और जो पढ़े लिखे आज के युवा वर्ग हैं उनको मैं चाहती हूँ कि 2 शब्द ऐसा कुछ बताइए जिससे उनके अंदर से कुछ ऐसा जागे, वो नारी के प्रति सम्मान, श्रद्धा के भाव उनके मन में उत्पन्न हो। जी बिल्कुल मेनका जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सभी युवाओं को और ख़ास तौर पे माताओं को ये अपील करना चाहती हूँ कि वो अपने घर में बेटी बेटा में विभेद ना करें। जी बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत, घरेलू हिंसा की शुरुआत तो वहीं से हो जाती है कि जब हम बेटे के लिए बहुत सारे प्रबंध करते हैं और बेटी को कहते हैं कि चलो छोड़ो, तुम्हें तो दूसरे के घर जाना है ना। तो वो बेटा क्या समझेगा कि ये दूसरे के घर की है, इस घर पे मेरा आधिपत्य है, तो सारी सुख सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। तो ये डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत अगर हो गई तो वो आगे चल करके वो बहुत विभत्स रूप लेगी, जाहिर सी बात है। तो शुरुआत तो ऐसे करना चाहिए, माताओं से अपील है। और जो एक ब्रोकन फैमिली सिस्टम हमारे समाज में है, एक भग्न परिवार की जो व्यवस्था हो गई है कि पति पत्नी और बच्चा, इसकी वजह से बहुत सारे मामले आ रहे हैं। पहले ज़माने में दादी नानी कहानियाँ सुनाया करती थी, उन कहानियों में कुछ मोरल्स हुआ करते थे। उस नैतिकता के कारण बच्चों में एक संस्कारित परिवेश बच्चों को मिलता था और वो समझते थे कि हाँ, स्त्रियों का सम्मान करना है। आजकल ऐसी व्यवस्था नहीं है। बच्चा मोबाइल पे है, मोबाइल पे वो मूवी देख रहा है, गेम खेल रहा है, मोरल जैसी, नैतिकता जैसी पाठ तो वो पढ़ ही नहीं रहा है। तो उस बच्चे से हम कैसे उम्मीद करें कि वो बड़ा होकर के इस चीज़ को समझेगा? तो ये नैतिक मोरल ड्यूटी, हमारी मोरल ड्यूटी बनती है कि उनको नैतिकता की शिक्षा दें। स्कूलों में भी सरकार से भी अपील मैं करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि स्कूलों में भी एक, पहले हम लोग के समय में नैतिक शिक्षा का पाठ एक सब्जेक्ट हुआ करता था। हाँ, आज वो गुम है कहीं ना कहीं। तो वो एक लेसन नैतिक, अगर चैप्टर हो सकता है तो चैप्टर, या सब्जेक्ट हो सकता है तो सब्जेक्ट नैतिक शिक्षा का भी हो, जिसके माध्यम से बच्चे क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमारी सनातन संस्कृति है, उसको समझें। संगीता जी, घरेलू हिंसा पर देखिए इतनी बातचीत हुई, इस अधिनियम के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि अगर आपके पड़ोस में या कहीं पर भी अगर आपको दिखाई देता है कि कोई महिला हिंसा का शिकार हो रही है, ये बहुत अच्छा लगा आपकी बात कि आपने कहा कि आप अपने काम को वहीं पर रोक दीजिए। अगर अड़ोस पड़ोस में या कहीं नज़र में आपको ये बात दिखाई देती है कि कोई महिला हिंसा का शिकार हो रही है, तो आप जो भी कुछ कर रही हैं आप उस काम को वहीं पर रोक दीजिए बहनों, और तुरंत कम से कम उसका दरवाज़ा खटखटाइए, उसे जा कर के एक टोक दीजिए। चीनी लेने के ही बहाने जाइए, लेकिन उस दरवाजे को खटखटाइए ज़रूर। कम से कम उस महिला के साथ होने वाली वो हिंसा वहीं पर रुक जाएगी। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, और ये मैं अपने चैनल के माध्यम से हर व्यक्ति से ये बात कहना चाहूँगी, अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी दिखाई देता है, महिला को किसी भी तरह से प्रताड़ित किया जाता है, तो प्लीज़ ज़रूर नॉक करिए। नॉक करना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचिए कि वो किसी दूसरे के साथ हो रही घटना है, वो कल को आपके साथ भी हो सकता है, तो उस बात को वहीं पर रोकना बहुत ज़रूरी। इतनी अच्छी बातें संगीता जी ने बताई, पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी, कोई भी हिंसा, कोई भी प्रताड़ना तब तक आप पर होती रहेगी जब तक आप उसको बर्दाश्त करेंगी। आपको आवाज़ उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले जहाँ आपको फर्स्ट डे ही आपको लगता है कि ये बात मुझे चुभ रही है, मुझे किसी भी तरह की शारीरिक और मानसिक रूप से यातना दी जा रही है, आप उसे वहीं पर टोक लगाइए।
सरकार ने बहुत ढेर सारे कानून बनाए हैं। घर से बाहर कदम निकालिए, जागरूक होइए, उस कानून के बारे में अपनी जानकारी हासिल कीजिए। सरकार आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर है। संगीता जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और घरेलू हिंसा के संबंध में इतनी अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मिल्का जी। दोस्तों, संगीता प्रकाश जी के साथ घरेलू हिंसा के संबंध में इतनी अच्छी बातचीत हुई। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया YouTube, Instagram और Facebook पर ज़रूर दीजिए। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी नए मुद्दों के साथ, नए सवालों के साथ। अब दीजिए मेनका को इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।